हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रीजनरेशन इन सैलमेंडर लिम्स। ठीक है, तो रीजनरेशन क्या होता है? जैसे कोई बॉडी पार्ट, कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गया है, कट गया है, इंजरी हो गई है, तो फिर से वो जनरेट कर जाता है, डेवलप कर जाता है। इसी चीज़ को कहा जाता है रीजनरेशन। सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम देखते हैं अपने आसपास, छिपकली की जो पूंछ होती है वो कट जाती है, फिर डेवलप कर जाती है, तो ये रीजनरेशन होता है। तो और रीजनरेशन 4 टाइप का होता है, मेजरली 4 टाइप का होता है। जैसे पहला होता है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, दूसरा मॉर्फोलैक्सिस, तीसरा एपिमॉर्फिक रीजनरेशन और चौथा होता है कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन। आज जो हम देखेंगे वो सैलमेंडर में रीजनरेशन देखेंगे। ठीक है, तो सैलमेंडर में रीजनरेशन जो होता है ना, वो होता है एपिमॉर्फिक टाइप का रीजनरेशन। ठीक है, एपिमॉर्फिक रीजनरेशन होता है सैलमेंडर के अंदर। तो कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स उस चीज़ को करवाते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं स्टेप कि क्या क्या कैसे डेवलप होगा, और उसके बाद ये जो थियरी है उसको पढ़ेंगे, मतलब जो लिखा है वो पढ़ेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं रीजनरेशन इन सैलमेंडर। ठीक है, रीजनरेशन इन सैलमेंडर लिम्ब, सैलमेंडर की लिम्ब। ठीक है, तो क्या होता है, पहले ये है, मान लीजिए सैलमेंडर, सैलमेंडर और ये इसकी लिम्ब है। ठीक है, लिम्ब तो आप इसकी इमेज देख लीजिएगा गूगल पे, ये तो सैलमेंडर का कार्टून है बस। ठीक है, तो ये सैलमेंडर है और लिम्ब इसकी लिम्स है। तो सैलमेंडर की लिम्स में रीजनरेशन हमें देखना है। तो जैसे मान लीजिए इसकी लिम्ब को यहाँ से काट दिया जाए, ठीक, यहाँ से काट दें हम, यहाँ से इसकी लिम्ब को काट दें, तो ये क्या कर जाएगा, ये फिर से क्या कर जाएगा, ऐसे ऐसे ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि सैलमेंडर में जनरेशन ऐसे होता है। और कौन सा टाइप का जनरेशन होता है, तो एपीमॉर्फिक टाइप का रीजनरेशन पाया जाता है सैलमेंडर में। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं, एक एक चीज़ ध्यान से देखते जाइएगा। क्या होता है कि ये मान लीजिए इसकी लिम्ब है, तो ऐसे बॉडी है इसकी, ऐसे एल्बो होगी। ठीक है, और यहाँ पे इसकी उंगलियाँ होंगी। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से काटें, मान लीजिए ये एल्बो ऐसे है और यहाँ से काटें, और काटने के लिए इसका एक वर्ड यूज़ किया जाता है एम्प्यूटेटेड। मतलब एम्प्यूटेटेड मतलब होता है सर्जिकली रिमूव करना। तो अगर हम यहाँ से इसकी, अरे यहाँ से काटे, ठीक है, अगर सर्जिकली ऐसे यहाँ से रिमूव किया जाता है या नेचुरली भी यहाँ से इसका कट जाता है लिम्ब, तो सिर्फ यही स्ट्रक्चर डेवलप होगा, आगे चल के ऐसे डेवलप होगा। ठीक है, वहीं अगर ये एल्बो है, ऐसे लिम्ब है, ठीक है, तो अगर यहाँ से काटा जाएगा, अगर यहाँ से भी, तो क्या होगा, आगे चल के यही वाला स्ट्रक्चर सिर्फ डेवलप होगा। कहने का मतलब ये है कि सैलमेंडर के लिम्ब को, या अगर चलिए अगर लिम्ब की बात करें, तो हम लिम्ब की बात करें, उसको किसी तरीके से ये पता होता है कि उसे सिर्फ अगर यहाँ कटा है तो इतना ही स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ कटा है तो इतना ही स्ट्रक्चर बनाना है। वो कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, मतलब उसको पता है, कोई चीज़ उसको बता रही है कि भाई तुम्हें इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में, इसी एक्सिस पे ये वाला ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, या फिर उसको ऐसे बनाना है तो उसको इधर भी पता है कि इसे कैसा स्ट्रक्चर बनाना है। मतलब सैलमेंडर की लिम्ब को ये पता होता है कि उसे कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, वो सिर्फ वही स्ट्रक्चर बनाते हैं और कोई चीज़ नहीं बताता है। तो उसे कैसे पता होता है और क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी बात अब हम करेंगे। ठीक है, तो इसको तो इरेज कर देंगे, किसी काम की नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, पहले एक सैलमेंडर का ये सैलमेंडर, ये इसकी लिम्ब इतनी बड़ी लिम्ब नहीं होती है, बट मैं बना रही हूँ। ठीक, और इस सैलमेंडर को, लिम्ब को यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कट कर
यहाँ से हम क्या करते हैं, कट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा कट कर दिया गया है और ये हिस्सा अब कट करेंगे तो ऐसा कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे, तो इसको स्टम्प कहा जाता है, स्टम्प, ज़्यादा डार्क हो गया, स्टम्प। और जो काटने की प्रोसेस उसको क्या कहा जाता है, एम्प्यूटेशन या एम्प्यूटेटेड कहा जाता है, ठीक है। ये दो टर्म है वो याद रखिएगा, ये स्टम्प कहा जाता है। अब क्या होता है, इसी चीज़ को हम यहाँ ले आके बना रहे हैं कि ये जो है ऐसे कट गया, ऐसे चीज़ होगी, ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा ना, कटेगा तो। और ये पीछे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे कट गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कट गई है, तो सबसे पहले अगर हमारी उंगली या कहीं चोट लगती है तो क्या होता है, खून निकलता है थोड़ा। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा मतलब चोट पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा चोट लगता है तो खून निकलता है, फिर क्लॉटिंग हो जाती है, बंद हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा ना, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मा क्लॉट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि प्लाज्मा क्लॉट बना देते हैं। क्या हो गया, ये प्लाज्मा क्लॉट बन गया। क्या हुआ कि सैलमेंडर के लिम्ब को कट किया गया, तो कट करने के कुछ टाइम बाद, कुछ मिनट बाद वहाँ पे प्लाज्मा क्लॉट बन जाती है। फिर प्लाज्मा क्लॉट बनने के बाद क्या होता है कि 6 से 12 घंटों बाद, मतलब 6 से 12 घंटों में, ठीक, क्या होता है, ये सब यहाँ पे, ये सब एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है, एपिडर्मिस की लेयर है। ये सब क्या करेंगी ना, माइग्रेट करेंगी यहाँ को, ये सारी यहाँ को माइग्रेट करती हैं। और माइग्रेट करके यहाँ पे ये जो सरफेस है, यहाँ पे आके एक लेयर बना देती है, ऐसे कवर कर लेती है, ठीक है। और इस चीज़ को क्या कहा जाता है, उंड एपिडर्मिस कहा जाता है, उंड एपिडर्मिस, ठीक है। वुंड मतलब चोट, और उसके ऊपर एक एपिडर्मिस की लेयर लग आ गई है तो उसको वुंड एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। तो अब तक सिर्फ 2 स्टेप हुआ है। पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप ये हुआ कि मतलब यहाँ पे कटा, पहला स्टेप ये हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लाज्मा क्लॉट बन गया, ठीक है। प्लाज्मा क्लॉट बनने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे एपिडर्मिस की लेयर थी वो माइग्रेट कर गई, और उस जो वुंड की सरफेस थी, जो चोट की सरफेस थी, उसको उन्होंने कवर कर दिया और क्या बना दिया, वुंड एपिडर्मिस बना दी, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि सैलामेंडर में सिर्फ ये एपिडर्मिस इसको कवर करती है, और मैमल्स में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर इसको कवर करती हैं। तो सैलामेंडर में सिर्फ एपिडर्मिस की लेयर ही इसको कवर करती है। चलिए, तो दूसरा स्टेप हमारा ये हुआ था, एपिडर्मिस बन गई। तीसरा स्टेप क्या होता है, इसको बाद में एक बार हम कंक्लूड करेंगे, तो अभी आप सुनते जाइए। तीसरा स्टेप होता है भैया, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टेमा एंड एपिकल एक्टोडर्मल कैप। जब उसकी बात कर रहे थे हम कि एपीमॉर्फोसिस टाइप की रीजनरेशन की, तो हमने कहा था कि ब्लास्टेमा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एपीमॉर्फोसिस को ब्लास्टेमा से याद रखना है। तो अब क्या होगा, तीसरा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टेमा बनेगी, और क्या बनेगा, एपिकल एक्टोडर्मल कैप बनेगा, APC, APC नहीं, AEC, ठीक, AEC। क्या होता है, कैसे होता है, यही वाला सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रहे हैं। रिवाइज भी कर लीजिएगा एक बार कि क्या हुआ था, कि ऐसे चोट लगी थी भाई इसका, और यहाँ पे तो सबसे पहले प्लाज्मा क्लॉट बन गया था, यहाँ पे प्लाज्मा क्लॉट बन गया। प्लाज्मा क्लॉट बनने के बाद एपिडर्मिस की जो लेयर, एपिडर्मिस की जो सेल्स थी माइग्रेट करके यहाँ इसके ऊपर एक एपिडर्मिस की लेयर इन्होंने बना के इस वुंड सरफेस को कवर कर लिया, वुंड एपिडर्मिस का निर्माण हो गया, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, कि देखिए, ये पहले एक लिम्ब था, ऐसे पहले ये था जो कटा है सरफेस, वो पहले यहाँ पे ऐसे लिम्ब थी, यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे लिम्ब था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये कट गया है, अच्छा लिम्ब था तो ये सारी सेल्स क्या थी, डिफरेंशिएटेड थी। डिफरेंशिएटेड मतलब हमने इसकी कई बार पहले भी बात की थी, कोई सेल जब उसको कोई फंक्शन दे दिया जाता है, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना लेती है और वो एक फंक्शन परफॉर्म करने लगती है, तो हम उसको कहते हैं कि वो डिफरेंशिएट हो गई है, ठीक है। तो ये जब ये कटा हुआ जो लिम्ब है, वो पहले जब पूरा लिम्ब था तो वो डिफरेंशिएटेड सेल्स थी उसके अंदर, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल्स थी। लेकिन अब चूंकि ये कट गई है, तो जो हिस्सा कट गया तो वो तो भाई चला गया, कट गया है, जो हिस्सा बचा है वो तो डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी ना, ये सारी जो इसके अंदर सेल्स हैं वो तो अभी डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, अब यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम आके वर्क करता है। प्रोटीएज जानते हैं क्या करता है,
प्रोटीन को डिग्रेड करता है, तोड़ता है। तो प्रोटीएज एंजाइम आके काम करेगा यहाँ पे इस वुंड एपिडर्मिस के नीचे, क्या करेगा, काम करेगा क्या कि जितनी डिफरेंशिएटेड सेल है ना वो सब अब क्या करेंगे, वो डी डिफरेंशिएट हो जाएंगी। मतलब डिफरेंशिएटेड सेल क्या करते हैं कि उनके पास, उन्होंने क्योंकि एक फंक्शन अटेन कर लिया होता है तो वो अपनी डिवीजन की कैपेसिटी, जो क्षमता है वो खत्म कर देते हैं, उनके पास नहीं रहती। डी डिफरेंशिएटेड जो सेल होते हैं उनके पास फिर से डिवीजन की कैपेसिटी क्या होती है, आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे, यहाँ पे जो ये सेल्स होंगे, ये इनके पास, ये इनके ऊपर प्रोटीएज एंजाइम वर्क करेगा और इनको क्या करेगा, सिंगल सेल में कर देगा, अनडिफरेंशिएटेड कर देगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए किस कलर से बना है, यहाँ पे बोन सेल्स होती हैं। ठीक है, ये वाला समझिए बोन सेल्स है, ये कार्टिलेज सेल्स हैं यहाँ पे, और ये फाइब्रोब्लास्ट हैं, और ये किस कलर से बना है, मायोसाइट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी सेल्स पहले डिफरेंशिएट होंगी, ऐसे कुछ रहा होगा पहले, ये पूरा, क्योंकि ये तो टिश्यू के फॉर्म में ही रही होंगी ना, एक ग्रुप में रहती होंगी पहले। तो अब इस पे आके क्या किया, काम किया, प्रोटीएज एंजाइम वर्क किया। प्रोटीएज एंजाइम जब वर्क करेगा तो इनको सिंगल में अब देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, टिश्यू है आपस में ऐसे साथ में कई सारे सेल्स हैं। ठीक है, अब इन पे प्रोटीएज एंजाइम आके वर्क करेगा तो इनको डिग्रेड कर देगा, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी ऐसे ऐसे। तो क्या होगा अब नेक्स्ट स्टेप नहीं, इसी स्टेप में क्या होगा कि इसी चीज़ को यहाँ थोड़ा ड्रॉ कर रहे हैं हम कि ये प्लाज्मा क्लॉट बना था और यहाँ पे एपिडर्मिस की सेल्स आ गई थी, वुंड एपिडर्मिस बन गया था। अब क्या होगा ना, यहाँ पे वो आके वर्क किया क्या, प्रोटीएज एंजाइम, तो इन सबको ना क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। तो ये टिश्यू के फॉर्म में जो है वो सिंगल सेल्स में हो जाएंगी, अब ऐसे कुछ हो जाएंगी। ठीक, अब ये अनडिफरेंशिएटेड हो गई हैं। अब ये कोई पर्टिकुलर ये सेल नहीं बना, मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया स्ट्रक्चर, क्योंकि उसने डिग्रेड कर दिया है, सबको सिंगल सेल बना दिया है प्रोटीएज एंजाइम में। तो जो पहला स्ट्रक्चर ऐसे था अब वो कैसा हो गया है, ऐसा हो गया है। ठीक है, ऐसा हो गया है क्योंकि अभी अनडिफरेंशिएट हो गई है। और एक बार जब कोई सेल अनडिफरेंशिएट हो जाती है तो वो क्या करती है, वो डिफरेंशिएशन करेगी। ठीक है, सॉरी, अनडिफरेंशिएट होगी तो वो क्या करेगी, सेल डिवीजन करेगी। मतलब अब सेल्स जो अनडिफरेंशिएट हुई हैं वो डिवाइड करेंगी, प्रोलिफरेट करेंगी। और ये जो सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल प्रोलिफरेट करेंगी तो प्रोलिफरेट करते करते, मतलब डिवाइड करते करते अपना नंबर खूब बढ़ा लेंगी और एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाएगा। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अभी वो डिवाइड करने की कैपेसिटी है उनके पास, उन्होंने कोई एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। तो यही जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाता है ना, उसी को कहा जाता है ब्लास्टेमा। ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्लास्टेमा। तो इसी चीज़ को फिर से हम बना के यहाँ पे देख लेते हैं। अभी क्या स्ट्रक्चर है, अभी ये हाल है कि सारी सेल अनडिफरेंशिएटेड हैं, सिंगल सेल हो गई हैं। अब ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये है, और यहाँ पे क्या होगा, अब फिर रिवाइज करते रहिए साथ साथ, एपिडर्मिस की लेयर आ जाएगी और ये सारी जो सेल्स है क्या करेंगी, खूब डिवाइड करते जा रही है, खूब डिवाइड कर रही हैं ये डिवाइड कर रही हैं और डिवाइड करते करते ये क्या बना रही है, एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। इतना दिखाने के बहुत ज़्यादा डिवाइड करते, ठीक है। ठीक है, ऐसे डिवाइड करते करते ये क्या बना लेती है, एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बना लेती है और उसी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को कहा जाता है ब्लास्टेमा। और ब्लास्टेमा फॉर्मेशन ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एपिमॉर्फोसिस रीजनरेशन का। तो अब ब्लास्टेमा फॉर्मेशन हो गया ना, तो सिंपल है, अब ब्लास्टेमा जब फॉर्मेशन हो गया, ये सारी अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स हैं ये सारी अभी क्या करेंगी, रीडिफरेंशिएट करेंगी। और रीडिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है कि वो फिर से एक स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। ठीक है, फिर से वो स्ट्रक्चर में आ जाएंगी, फिर से अपना एक फंक्शन अटेन कर लेंगी और फिर से ये पूरा का पूरा एक लिम्ब का ऐसे निर्माण हो जाएगा। ठीक है,
लिम्ब बन जाएगा। तो इसको चलिए एक बार ठीक से बना लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हमारे पास था तो ये तो चीज़ हट जाएगी। पहले इतना बनाते हैं। ये जो सारी सेल्स थी फिर से एक लाइन में लग जाएंगी अपनी। यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे बोन सेल्स थी, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट था, एक ऑर्डर में लग जाएंगी और क्या करेंगी, यहाँ पे, और एक सेकेंड, और यहाँ पे ऐसे लिम्ब का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ऐसे जो सैलमेंडर का लिम्ब है वो रीजनरेट कर गया, वो पूरी तरीके से बन गया। और जिस दिन आपने एम्पुटेट किया था, जिस दिन आपने काटा था सैलमेंडर का लिम्ब, उसकी 72 डेज 72 दिनों में पूरी तरीके से लिम्ब का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से सारी चीज़ कंक्लूड करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। यहाँ से इसको हटा के कहीं और, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि रीजनरेशन इन सैलमेंडर लिम्ब कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई सैलमेंडर है, अगर आप उसके लिम्ब को एम्पुटेट करेंगे, काटेंगे, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक प्लाज्मा क्लॉट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मा क्लॉट है, प्लाज्मा क्लॉट का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे प्लाज्मा क्लॉट बन गई है। प्लाज्मा क्लॉट निर्माण होने के बाद 6 से 12 घंटों के अंदर क्या होता है कि ये जो, अच्छा एक चीज़ तो छूट गई, सॉरी सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई, कहाँ चला गया। यहाँ पे जो ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है ना ब्लास्टिमा, मतलब वो जब जब डिवाइड करते रहते हैं तो उतने देर में क्या होता है, ये जो एपिडर्मिस की लेयर है ना, ये वाली, ये भी बहुत थिक हो जाती है, ये भी बहुत थिक हो जाती है। थिक होते होते एक ये क्या, एक कैप नुमा स्ट्रक्चर बना लेती है। ऐसे आप देख पा रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर एक बना लेती है। इसको कहा जाता है एपिकल एक्टोडर्मल कैप। क्या, एपिकल एक्टोडर्मल कैप, एपिकल एक्टोडर्मल कैप। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलीज करेगी, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। छूट गया था ये चीज़, अब प्लीज़ एक बार ध्यान रखिएगा, फिर रिवाइज कर देते हैं, अभी हम बता रहे हैं। तो कहाँ थे हम लोग कि आपने कट किया, एम्पुटेट किया, तो फिर कुछ देर बाद प्लाज्मा क्लॉट बन जाती है। प्लाज्मा क्लॉट बनने के बाद एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं इधर से माइग्रेट करते हैं, यहाँ से इधर से, और उसको कवर कर लेती हैं और वुंड एपिडर्मिस बना देती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप होती है, देखिए यहाँ पे लिखा था, मैं भूल गई थी, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टिमा और एपिकल एक्टोडर्मल कैप होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हिस्सा कटा है उसके पास तो डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी, तो उस पे प्रोटीएज एंजाइम वर्क करती है और उनको क्या कर देती है, डिग्रेड कर देती है, और वो सिंगल सेल से, डिग्रेड तो कहना खैर गलत है, सिंगल सेल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, अनडिफरेंशिएटेड हो जाती है। अनडिफरेंशिएटेड हो जाती हैं तो वो फिर प्रोलिफरेट करती हैं, डिवाइड करती करती हैं और एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना लेती हैं जिसे ब्लास्टिमा कहा जाता है, ठीक है। इतने देर में क्या होता है, ये जो एपिडर्मिस, उन एपिडर्मिस की सरफेस है वो भी काफ़ी थिक हो जाती है और एपिकल एक्टोडर्मल कैप बना लेती है। फिर ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है जो ब्लास्टिमा है, वो फिर से रीडिफरेंशिएट होगी और फाइनली लिम्ब का निर्माण हो जाएगा। ये सब कुछ होने में पूरे 72 डेज लग जाते हैं कम्प्लीटली, और फुल्ली लिम्ब रीजनरेट कर जाती है सैलमेंडर के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे होता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है क्योंकि ऐसे करने में ज़्यादा समझ आता है, ठीक, मुझे तो आता है तो आप लोगों को तो आता होगा, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें तो हमने देख लिया कि होता क्या है प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से जीन्स इनको ये सारे काम करवा रहे हैं, और सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। बात करेंगे रीजनरेशन में सैलमेंडर लिंक, ठीक है। तो जैसा हमने कहा कि सैलमेंडर में लिम्ब रीजनरेशन एपीमॉर्फिक टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, द न्यू सेल्स कंस्ट्रक्ट ओनली द मिसिंग स्ट्रक्चर्स एंड नो मोर। जैसे हमने कहा कि जो नए स्ट्रक्चर बनेंगे रीजनरेशन के बाद, तो वो सिर्फ क्या करेंगे, जो मिसिंग स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं था, जो लॉस्ट हुआ, सिर्फ वही बनेगा, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। इन सम वे salamander limbs know where the proximal distal axis has been severed and is able to regenerate from that point on। ये कहा कि सैलमेंडर के लिम्ब को किसी तरीके से ये बात पता है कि कहाँ उसको प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड बनाना है, कौन किस एक्सिस में बनाना है, तो उसको कैसे पता होता है वो अभी हम बात करेंगे, ठीक। प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड क्या होता है, जैसे हमारे शोल्डर के पास वाला जो हिस्सा है, हाथ का, आर्म का हमारा, तो वो प्रॉक्सिमल है, ये उंगली वाला हिस्सा डिस्टल है, ठीक है।
और एंटीरियर पोस्टीरियर जानते हैं, पोस्टीरियर एंटीरियर आगे वाला कोई हिस्सा होता है, पोस्टीरियर पीछे वाला, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रीजनरेशन ब्लास्टिमा। यहाँ पे पूरा एक ओवरव्यू दिया गया है कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, व्हेन एन अडल्ट सैलमेंडर लिम्ब इज एम्प्यूटेटेड, एम्प्यूटेटेड मतलब काटा जाता है, द रिमेनिंग लिम्ब सेल्स आर एबल टू रिकंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट न्यू लिम्ब with its all differentiated cells arranged in the proper order। वही बात यहाँ पे लिखी गई कि जब किसी एक सैलमेंडर के लिम्ब को एम्प्यूटेट किया जाता है तो जो रिमेनिंग लिम्ब होता है, जो हिस्सा बचा हुआ होता है, वो क्या करता है, अपने सारे सेल्स को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, एक प्रॉपर ऑर्डर में डी डिफरेंशिएट करेगा, फिर री डिफरेंशिएट करेगा और क्या करेगा, फिर से लिम्ब रीजनरेट कर लेगा। इन अदर वर्ड्स द न्यू सेल्स कंस्ट्रक्ट ओनली द मिसिंग स्ट्रक्चर एंड नो मोर। और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जो हिस्सा गायब हुआ है, जो स्ट्रक्चर गायब हुआ है, सिर्फ वही बनेगा, कोई और स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और ये वाले जो लाइन है ना, ये सेम टू सेम आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। सैलमेंडर accomplish एपीमॉर्फिक रीजनरेशन। ये हमें पता है कि सैलमेंडर कौन सा रीजनरेशन शो करता है, एपीमॉर्फिक रीजनरेशन शो करता है बाय सेल डी डिफरेंशिएशन। किस तरीके से सेल डी डिफरेंशिएशन करता है, टू फॉर्म अ रीजनरेशन ब्लास्टिमा। क्या करता है, डी डिफरेंशिएशन होने की वजह से क्या बनता है, वो रीजनरेटिव प्लास्टिमा। डी डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये हमने पढ़ा, ठीक। जब प्रोटीज एंजाइम जाता है, जो एक्स्ट्रा मैट्रिक्स के होता है, जो बोन सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, उनको जब सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट कर देता है, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना लेते हैं, उसी को कहा जाता है प्लास्टिमा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और रीजनरेशन प्लास्टिमा क्या होता है, एक एग्रीगेशन होता है ऑफ रिलेटिवली डी डिफरेंशिएटेड सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक। और ये कहाँ से ओरिजिनल जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थे वही तो अनडिफरेंशिएट हुए हैं, डी डिफरेंशिएट हुए हैं, वही चीज़ लिखे हैं पे, विच देन प्रोलिफरेट एंड रीडिफरेंशिएट इनटू द न्यू लिम्ब पार्ट। वही जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे और नया पार्ट बना देंगे, ठीक है। Bone, dermis and cartilage just beneath the site of amputation contribute to the regeneration blastema as do satellite cells from nearby cells। और regeneration blastema में कौन कौन से cells पार्ट लेते हैं, मतलब वो ये वाले स्ट्रक्चर याद है ना, जैसे हमने बनाया था कि यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे कटा था, ठीक है, और इसके अंदर सारी सेल्स की बात की थी हमने। तो इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, बोन की सेल्स होती हैं, डर्मिस लेयर होती है, कार्टिलेज होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे स्टेप वाइज आप समझ सकते हैं, एक एक पॉइंट लिखा गया है, मैंने एक स्टेप वाइज तो बताया ड्रॉ करके, यहाँ पे चीज़ें हैं जो भी हैं लिखी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वुंड एपिडर्मिस होता है, ठीक है। एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। व्हेन एन एडल्ट सैलमेंडर लिम्ब इज एम्प्यूटेटेड अ प्लाज्मा क्लॉट इज फॉर्म्ड। जैसे ही किसी एडल्ट सैलमेंडर की लिम्ब को काटा जाता है तो प्लाज्मा क्लॉट बन जाती है। Within 6 to 12 hours, epidermal cells from the remaining stem migrate to cover the wound surface, forming the wound epidermis। हमने बात की wound epidermis बन जाती है, जो epidermis की लेयर होती है वो माइग्रेट करती है, सेल्स माइग्रेट करते हैं और उस wound के सरफेस को कवर कर लेते हैं, wound epidermis का फॉर्मेशन हो जाता है। In contrast to wound healing in mammals, no scar forms and the dermis does not move with epidermis। ये भी बात हमने की कि मैमल्स में क्या होता है, स्कार दाग बन जाता है, कट जाती है कहीं तो, लेकिन सैलमेंडर में ऐसा नहीं होता है और सिर्फ एपिडर्मिस की सेल मूव करती है, डर्मिस उसके साथ नहीं जाती है। The nerves innervating the limb degenerate for a short distance proximal to the plan of amputation। जिस जगह पे काटा जाता है, एम्पुटेट किया जाता है, तो उससे कुछ दूर पर ही जो नर्व होती हैं वो क्या कर जाती है, डीजनरेट कर जाती है, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद क्या होता है, उंड एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टेमा बनती है और एपिकल एक्टोडर्मल कैप बनता है, ठीक है। तो देखिए, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 डेज, अब 6 से 12 घंटों में क्या हो गया था, उंड एपिडर्मिस बन गई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 दिनों तक क्या होगा, द extracellular matrix of the tissues beneath the wound epidermis is degraded by plasma। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है wound epidermis के नीचे, स्ट्रक्चर आपको याद है ना, यहाँ पे प्लाज्मा क्लॉट बनी थी, यहाँ पे wound epidermis बनी थी, तो इसके नीचे, ठीक,
इस वुंड एपिडर्मिस के नीचे जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो क्या होंगी, अब इसमें क्या होगा, recreated by protease, ठीक है, लिबरेटिंग सिंगल सेल्स, उन सबको सिंगल सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। भाई पहले टिश्यूज थी, ठीक, कई सारी सेल्स मिलकर जब कोई स्ट्रक्चर बना रही है तो पहले टिश्यूज थी, फिर आपने उनको डिग्रेड कर दिया प्रोटीएज एंजाइम से, तो वो क्या हो गई, सिंगल सेल हो गई। दैट अंडरगो ड्रामेटिक डी डिफरेंशिएशन, अब वो क्या करेंगी, डी डिफरेंशिएशन में जाएंगी। और कौन कौन सी सेल्स होती है इसमें, बोन सेल्स होती हैं, कार्टिलेज सेल्स होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट होती है, मायोसाइट्स होती हैं। ऑल लूज दियर डिफरेंशिएशन कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी सेल्स क्या करेंगी, जैसे ही इन प्रोटीएज एंजाइम इनको डिग्रेड करेगा, सिंगल सेल्स में करेगा, तो अपनी डिफरेंशिएशन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लूज कर देंगी। मतलब सेल डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड नहीं करता, ये सब डिवाइड करने लगेंगी, ठीक है। हाँ, अब चीज़ जो है ये सब तो हम प्रोसेस में भी पढ़ा था। अब क्या होता है कि एक चीज़ देखिए, पहले जो डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर थे उनमें किसी अलग प्रकार का जीन एक्सप्रेस कर रहा होगा, तभी तो वो डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बनी है। लेकिन अब अभी हमें डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हमें डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बनाना है, अभी हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। तो अभी हम क्या करेंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का जो रेगुलेशन है उसको ज़्यादा करेंगे और डिफरेंशिएशन वाली जो सेल्स है उनको कम करेंगे। तभी तो पहले उनको डिवाइड करना है भाई, डिवाइड कर लेंगे उसके बाद कहीं जाके डिफरेंशिएशन होगा। तो अभी क्या होता है ना कि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स में जो जीन्स होती है उनको डाउन रेगुलेट कर दिया जाता है, ठीक है, और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में जो जीन होती है उनको अप रेगुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी जीन्स होती हैं ये देखिए, जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंशिएटेड टिश्यू में कौन कौन सी जीन्स होती है, MRF4 एंड MYF5, ये मसल सेल्स में होती है। आर डाउन रेगुलेटेड, इनको डाउन रेगुलेट कर दिया जाता है, इनके एक्सप्रेशन को कम कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। While there is a dramatic increase in the expression of genes such as MSX1, और ऐसे जीन्स का एक्सप्रेशन ज़्यादा कर दिया जाता है, जैसे MSX1 एग्जाम्पल है उसका, that are associated with the progressive zone mesenchymal of the embryonic limb, ये सारे लिम्ब जो प्रोग्रेसिव mesenchymal limb के प्रोग्रेसिव जोन में ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ आप ये समझ पा रहे हैं कि एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के दौरान लिम्ब का जनरेशन हुआ होगा, ठीक है, तो उस टाइम कोई जीन एक्सप्रेस कर रहा होगा और फिर से लिम्ब को रीजनरेट करना है, तो फिर से वो चीज़ एक बार जनरेट होगी तभी तो लिम्ब जनरेट होगा। रीजनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि रीजनरेशन क्या है, एक रीअवेकनिंग है मॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस का। तो यहाँ पे भी देखिए एम्ब्रॉनिक सेल्स में जो सेल जीन एक्सप्रेस हो रहे थे अब उनकी फिर से ज़रूरत पड़ गई है रीजनरेशन करने के लिए, तो ये एक प्रोसेस हुआ ना कि ये रीअवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि जिसका एक्सप्रेशन हमें कम करना है या नहीं चाहिए उसको कम कर देंगे, जिसको चाहिए उसको बढ़ा देंगे। दिस सेल मास इज जनरेशन ब्लास्टिमा, ये जो सेल मास है जो डी डिफ्रेंशिएट हुए सेल्स, बोन सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और ये सब जो प्रोलिफरेट कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, तो जनरेशन ब्लास्टिमा बनाएंगी। दैट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर इवेंचुअली रीडिफरेंशिएट टू फॉर्म द न्यू लिम्ब स्ट्रक्चर, ठीक। और यही सेल अब क्या करेंगी, अब ये डी डिफरेंशिएट हो गई हैं तो ये अब डिवाइड कर रही हैं, प्लास्टिमा बना रही हैं, लोग अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बना लिया है इन्होंने। अब ये अब क्या करेंगी, अब सिर्फ इनको रीडिफरेंशिएट करना है और क्या कर लेना है, नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। Moreover, during this time, the wound epidermis thickens to form the apical ectodermal cap, और इसी दरमियान ये सब क्या होता है, जैसे जैसे ये ब्लास्टिमा फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस दौरान वो जो वुंड एपिडर्मिस की लेयर है वो भी थिक हो जाती है तब तक, और एपिकल एक्टोडर्मल कैप बना लेती है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलीज करेगी लिम्ब जनरेशन के लिए, देख, विच एक्ट सिमिलरली टू एपिकल एक्टोडर्मल रिज। और ये जब हम लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ेंगे, अब एक और हमें पढ़ना है नॉर्मल लिम्ब डेवलपमेंट, तो उसमें एपिकल एक्टोडर्मल रिज की तरह ही ये काम करती है, एपिकल एक्टोडर्मल कैप, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि हमने जो पढ़ा अभी कि कैसे कैसे बनता है, तो प्रोसेस सिंपल है, पहले डी डिफ्रेंशिएट होंगी फिर री डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ना कि कौन कौन से जीन एक्सप्रेशन में मदद करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो उसको करवाने में मदद करते हैं, ठीक। प्रोसेस हमने समझ लिया। अब क्या होता है कि नेचर क्या होता है उस ब्लास्टिमा का, पोटेंसी क्या होती है, जो ब्लास्टिमस सेल है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, ठीक है, तो उसका नेचर क्या होता है, उसकी पोटेंसी क्या होती है। पोटेंसी मतलब अभी स्टेम सेल हम पढ़ेंगे, मल्टीपोटेंट होता है, यूनिपोटेंट होता है, क्या होता है। पोटेंसी मतलब कि कोई सेल कितने तरह का सेल बना सकता है, ठीक है। चलिए, तो ब्लास्टिमस सेल कैसा होता है,
So, the previously well-structured limb region at the cut edge of the stump forms a proliferating mass of indistinguishable cells just beneath the AC. ठीक, AC के जस्ट नीचे एपिकल एक्टोडर्मल कैप के जस्ट नीचे क्या होता है, एक मास ऑफ सेल होता है, ब्लास्टिमा होता है. Interestingly, the blastema is not a collection of homogeneous fully differentiated cells. Blastema एक homogeneous collection नहीं है cells का. आप खुद बताइए, उसमें फाइब्रोब्लास्ट के भी cells हैं, उसमें bone cells है, cartilage की cells है, myocytes है, muscle cells है, तो वो homogeneous कैसे हो गया? वो heterogeneous है. homogeneous जब एक तरह की कोई चीज़ हो, लेकिन blastema में एक तरह की cell नहीं है, तो blastema एक homogeneous नहीं है, ठीक? Rather, blastema cells retain their specification and the blastema is a heterogeneous assortment of restricted progenitor cells. blastema में ये बात याद रखिएगा, blastema का नेचर इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, heterogeneous होता है और restricted progenitor cells होते हैं. restricted progenitor cells मतलब जो सेल्स पहले बोन सेल बना रहे थे वही फिर आगे चल के भी उस रीजनरेशन में बोन सेल बनाएंगे. जो सेल पहले कार्टिलेज बनाए हुए थे फिर नए जनरेशन लिम्ब की जनरेशन में भी वही सेल फिर से कार्टिलेज बनाएंगे. जो सेल मसल बना रहे थे वही मसल बनाएंगे. ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है. सो मसल सेल्स अराइजेस ओनली फ्रॉम ओल्ड मसल सेल, डर्मल सेल्स अराइजेस फ्रॉम ओल्डर मसल. ठीक है, तो क्या याद रखना. और एक चीज छूट गई है, यूनिपोटेंट होते हैं. ठीक, ब्लास्टिमा सेल्स हेटेरोजेनियस होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं और यूनिपोटेंट होते हैं. यूनिपोटेंट मतलब यही चीज की जो मसल सेल है तो एक तरह का सेल बनाएगा, सिर्फ मसल सेल ही बनाएगा. बोन सेल है तो बोन सेल ही बनाएगा. ठीक है, ये चीज हो गई. अब ग्रोथ फैक्टर और नर्व्स फैक्टर क्या क्या है इंपॉर्टेंट. जो ब्लास्टिमा बनता है, जो अनडिफरेंशिएशन हो रही है और एक वो प्रोलिफरेट करके एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बना ले रहे हैं, उनके लिए कुछ फैक्टर्स जरूरी होते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स है देखिए. ग्रोथ फैक्टर है और नर्व्स. ठीक है, ग्रोथ फैक्टर कुछ जरूरी है, कुछ नर्व्स जरूरी है. कौन कौन से है देखिए. द एक सेकेंड. द ग्रोथ ऑफ द रीजनरेशन ब्लास्टिमा depends on the presence of both AEC and nerves. जो रीजनरेशन ब्लास्टिमा है उसका ग्रोथ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. एक तो ग्रोथ फैक्टर पे और एक नर्व्स पे. नर्व्स मतलब उसकी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट होंगी ना. ठीक, क्या है, जो एपिकल एक्टोडर्मल कैप होता है स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ब्लास्टिमा बाय सिक्रेटिंग FGF8, बट द इफेक्ट ऑफ AEC इज ओनली पॉसिबल इफ नर्व्स आर प्रेजेंट. क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि ब्लास्टिमा के ग्रोथ के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ फैक्टर और नर्व्स. तो जो एपिकल एक्टोडर्मल कैप है, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा ऐसे बना था, ठीक, थिकनिंग से, वुंड एपिडर्मिस की थिकनिंग से, तो वो रिलीज करता है क्या, FGF8, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 रिलीज करता है, सिक्रीट करता है. लेकिन ये जो सिक्रीट करता है ना, ये नर्व्स के बिना इम्पॉसिबल है उस चीज़ तक पहुंचने के लिए, ब्लास्टिमा के पहुंचने के लिए. आप ऐसे समझिए कि उसने FGF8 रिलीज तो कर दिया लेकिन उसको पहुंचाने वाला नर्व्स है. नर्व्स के बिना वो चीज़ नहीं हो पाएगी. Singer in 1954 demonstrated that a minimum number of nerve fiber must be present for regulation to take place. सिंगर ने बताया कि एक मिनिमम नंबर ऑफ, कम से कम कुछ नंबर ऑफ नर्व फाइबर तो होने ही चाहिए उसको ग्रोथ फैक्टर को पहुंचाने के लिए उसके पास. ठीक, तो क्या हमने देखा कि प्लास्टिमा के फॉर्मेशन के लिए ग्रोथ फैक्टर और नर्व बहुत जरूरी है. जो AEC होता है वो सिक्रीट करता है FGF8 और वो नर्व्स के बिना उसका काम अधूरा है भाई. ठीक, फिर देखें. The nerves also believed to release factors necessary for proliferation of blastomesis. अब AC HGF8 रिलीज कर रहा है लेकिन नर्व्स भी कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं. ठीक, कौन कौन से फैक्टर. वन ऑफ दिस फैक्टर्स नर्व डिराइव्ड ब्लास्टिमा रीजन इज न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन, नैग. नर्व जो है नैग रिलीज करते हैं that causes plastima cells to proliferate during regeneration process. जो plastima cells को proliferate करने में मदद करता है. ठीक है, if activated NAG genes are electroporated in differentiating tissues of limb that have been denerved, the limbs are able to regenerate. क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं. हम कह रहे हैं कि ब्लास्टिमा की, अरे ब्लास्टिमा के फॉर्मेशन के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं.
एक तो क्या है ग्रोथ फैक्टर, और दूसरा क्या है और नर्व्स। अब ग्रोथ फैक्टर जो है एईसी रिलीज कर रहा है, क्या, FGF8, लेकिन ये नर्व्स के बिना अधूरा है, नर्व्स इसको पहुंचाएंगे ब्लास्टेमा के पास। फिर जो नर्व्स है वो रिलीज कर रही है नैग प्रोटीन, न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन, ठीक है। तो इस बात का पता कैसे लगा कि नैग बहुत ही जरूरी है, जब सैलेमेंडर लिया गया एक और उसको डी नर्व कर दिया गया, मतलब उसके शरीर से जितने भी नर्व्स हैं उनको किसी तरीके से उनका प्रोसेस बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और फिर उसके ऊपर से नैग डाला गया ना, तो उसके अंदर लिम्ब रीजनरेशन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ही यहाँ पे है। द नैग इज, यहाँ पे लिखा है, और फिर यहाँ पे लिखा है द नैग इज ओनली मिनिमली एक्सप्रेस्ड इन द नॉर्मल लिम्स, बट इट इज included in the Schwann cells that surround the neurons within 5 days of amputation। जो नैग होता है वो नॉर्मल लिम्स में बहुत ही कम अमाउंट में एक्सप्रेस होता है, लेकिन ये जो स्वान सेल्स होती हैं, जो न्यूरॉन के पास आसपास की सेल्स होती हैं स्वान सेल्स, उनमें प्रेजेंट होता है 5 दिनों तक, ठीक। तो अब तक हमने ये सारी बात की। अब यहाँ पे देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखिए, 9 वाली बात कि न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन नैग जो है वो नॉर्मल लिम्ब रीजनरेशन में होता है। तो एक उसका लिया गया सैलेमेंडर, उसका जो राइट लिम्ब है उसको डी नर्व कर दिया गया, यहाँ पे काट दिया गया है, ठीक है, नर्व को। तो इसके में क्या हुआ, नहीं जनरेट हुआ। फिर इसके दोनों लिम्ब को रीजनरेट कर दिया गया, और फिर इलेक्ट्रोपोरेशन से द्वारा नैग को डाला गया ऊपर से, तो क्या हो गया, दोनों लिम्ब रीजनरेट कर गए, यहाँ पे लिम्ब रीजनरेट हो गया है। तो यही चीज़ देखिए। अब आयन फ्लो फॉर ब्लास्टिमा फॉर्मेशन क्या है, ब्लास्टिमा फॉर्मेशन के लिए अभी हमने देखा कि अरे दो चीज़ें जरूरी हैं, ग्रोथ फैक्टर ना, इसके अलावा आयन कंसंट्रेशन, आयन फ्लो भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए द क्रिएशन ऑफ एम्फीबियन रीजनरेशन ब्लास्टिमा में ऑल्सो डिपेंड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ आयन करंट ड्राइवन थ्रू द स्टम। आयन करंट का भी बहुत ज़रूरी होता है। इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सप्रेस्ड द रीजनरेशन ब्लास्टिमा फेल टू फॉर्म। अगर इसको आयन फ्लो नहीं मिला तो ब्लास्टिमा नहीं फॉर्म होता है, और ये चीज़ें देखी गई है जीनोपस लेविस में, एक फ्रॉग में देखा गया है। तो सब मिला के टोटल हम कह सकते हैं कि ब्लास्टिमा फॉर्मेशन के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, ग्रोथ फैक्टर FGF8 जो AEC रिलीज करता है, नैग न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन जो नर्व्स रिलीज करती हैं, और आयन फ्लो, ठीक। तो ये हो गया ब्लास्टिमा के बारे में जितनी बातें थी ये होगी। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर एस्टेब्लिशिंग द एक्सिस ऑफ रीजनरेटिंग लिम्ब। जो रीजनरेटिंग लिम्ब है उसको एक्सिस, एक्सिस मतलब समझ गए ना, ये अगर वो है, इसका ये है लिम्ब, तो ये पोस्टीरियर, सॉरी ये पोस्टीरियर एंड हुआ, ये डिस्टल एंड हुआ, ठीक। तो और फिर एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे वाला हिस्सा एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये प्रॉक्सिमल, सॉरी मैं पोस्टीरियर बोली, प्रॉक्सिमल एंड, ठीक, ये डिस्टल, ठीक है। तो ये सारी जो एक्सिस है मतलब इस एक्सिस में ये चीज़ें कैसे होती है, कौन बता रहा था, अभी हमने शुरू शुरू में एकदम जब ये टॉपिक शुरू किया था हमने बोला ना कि कोई चीज़ है जो सैलेमेंडर लिम्ब को बता रही है कि भाई तुम्हें ऐसे ही बनना है, इसी एक्सिस में बनना है। तो अब हम उसकी बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो उसको बताते हैं। तो देखिए द रीजनरेशन ब्लास्टिमा रिजेंबल्स द प्रोग्रेस जोन mesenchyme of the developing in many ways and the genes involved in patterning। ये बोल रहा है जो रीजनरेशन होता है ब्लास्टिमा, वो जब एम्ब्रियो के दौरान, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सैलेमेंडर की जो मीसेंकाइम का प्रोग्रेसिव जोन होता है उसको रिजेंबल करता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सिस होता है ना उसको सोनिक हैग हॉग एक्टिवेशन भी जो है वो करवाता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, जो चीज़ मार्क की गई है उसको ध्यान से देखिए। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कौन करवाता है, सोनिक हैग हॉग एक्टिवेशन से होता है, एंड ग्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ हॉक्स डी सीरीज ऑफ जीन, हॉक्स डी सीरीज की मतलब एक सीरीज में कई सारी जीन्स हैं उसके डिवीजन करवाता है, ठीक। और प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस को कौन करवाता है, तो रेटिनोइक एसिड, हॉक्स ए जीन्स और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर करवाते हैं, ठीक।
तो ध्यान रखिएगा भाई कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को कौन करवाता है, सोनिक हेजहॉग एक्टिवेशन करवाता है, बनाता है, और प्रॉक्सिमल डिस्टल इनको रेटिनोइक एसिड करवाता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज एक ड्रॉ किया गया है कि एम्पुटेशन हुआ, फिर एपिडर्मिस बन गई, मसल कार्टिलेज इसके नीचे है लेयर, फिर ऊंड एपिथेलियम बन गई, यहाँ पे ब्लास्टिमा सेल्स ये डिवाइड कर रही हैं, एपिकल एक्टोडर्मल कैप ये प्रोलिफरेटिंग, यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है, यहाँ फिर मास ऑफ सेल्स बन गया है। अब ये रीडिफरेंशिएट कर रही हैं, धीरे धीरे 2 डिजिट बन गया, फिर ऐसे ऐसे डिजिट का निर्माण हो रहा है और रीजनरेशन ऐसे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने ये तो देख लिया कि एंटीरियर पोस्टीरियर को सोनिक हेजहॉग एक्टिवेशन करवाता है और हॉक्स डी की सीरीज के जीन्स करवाते हैं, बनाते हैं, और प्रॉक्सिमल डिस्टल को रेटिनोइक एसिड, फाइब्रोब्लास्ट ये सब। अब हम देखेंगे ना कि बनता कैसे है उस एक्सिस में। जैसे हमने ये देखा ना कि ये मान लीजिए ये सैलमेंडर है, तो ये इसका लिम्ब है, तो प्रॉक्सिमल से डिस्टल इस एक्सिस में कौन करवा रहा है, रेटिनोइक एसिड करवा रहा है, फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक, FGF8 वगैरह ये करवा रहा है। और एंटीरियर से पोस्टीरियर कौन करवा रहा है, सोनिक हेजहॉग और हॉक्स डी सीरीज के जो जीन्स है वो करवा रहे हैं। लेकिन ये तो मॉलिक्यूल्स है जो उसको बता रहे हैं, लेकिन ये बनता कैसे है अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, 2 जीन्स होते हैं, सोनिक हेजहॉग है ना, अब यहाँ पे ब्लास्टिमा होगा कहीं, इस चीज को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं कि ये कटा एम्पुटेट हुआ, यहाँ पे एपिकल एक्टोडर्मल कैप बन गई, ठीक है, और यहाँ पे प्लास्टिमा होगा, ठीक है, ये प्लास्टिमा है। तो प्लास्टिमा में ये वाला जो हिस्सा है ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। एंटीरियर में क्या होता है ना, एंटीरियर में जो जीन्स होते हैं वो होते हैं FGF8, और पोस्टीरियर में सोनिक हेजहॉग। और शुरुआत में जब ये बन रहे होते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होता है, तो इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है, ये दोनों अपने अकेले अकेले एक्सप्रेस होते रहते हैं। मतलब इस एंटीरियर पोर्शन में प्लास्टिमा के FGF8 एक्सप्रेस होता रहता है, और यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन में SSH। ठीक, तो इस 2 पैराग्राफ में यही बात लिखी है कि SSH एक्सप्रेस होता रहता है किसमें, पोस्टीरियर मीसेनकाइम में ब्लास्टिमा के, और FGF एंटीरियर पोर्शन में। ठीक, फिर इनिशियल एपोरेगुलेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है SSH। ठीक, तो यही चीजें आप लिखी, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, एक्चुअली FGF फ्रॉम AEC एक्टिवेट्स FGF10, जो FGF है ये, ठीक, ये किसको एक्टिवेट करेगा, FGF10 को। और जो FGF10 है, जो FGF8 है, उसको उसको किसने सिक्रेट किया था, AEC ने। FGF8 जब एक्टिवेट होगा वो FGF10 को एक्टिवेट कर देता है, और FGF10 जब एक्टिवेट होता है तो वो WNT पाथवे को है, WNT बीटा कैटेनिन पाथवे, उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक, समझ रहे हैं। FGF8 ने किसको किया, FGF10 को, और FGF10 ने AEC में बीटा कैटेनिन जो पाथवे है, WNT बीटा कैटेनिन पाथवे, उसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक, मतलब एक पॉजिटिव लूप चल रहा है, सब एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक, अब क्या होता है, यही चीज यहाँ पे लिखी है, AEC एक्टिवेट FGF10 एंड W, और FGF10 क्या कर देता है, WNT बीटा कैटेनिन पाथवे को एक्टिवेट कर देता है AEC में। दिस, अब जो बीटा
कैटेनिन पाथवे है, ये FGF8 सिंथेसिस को क्या कर देती है, इंटर्न इनहेंसेस सिंथेसिस ऑफ FGF10। और ये जो बीटा FGF8 की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, और FGF8 जब की सिंथेसिस बढ़ती है तो वो FGF10 की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। इतना सारा क्या वो समझ में आया, एक सेकेंड यहाँ पे बना देते हैं। FGF8 ने किसको एक्टिवेट किया, FGF10 को। FGF10 ने WNT पाथवे एक्टिवेट कर दिया। WNT पाथवे FGF8 की सिंथेसिस को बढ़ा देगा और FGF8 FGF10 की सिंथेसिस को बढ़ा देगा। ठीक है, इतने देर में ये सारा चीज हुआ। फिर however later on the expression of FGF8 and SSH became interdependent in a positive feedback loop। हमने कहा था कि पहले एंटीरियर पोर्शन में FGF8 की सिंथेसिस इंडिपेंडेंट थी, अपने आप कर रही थी, और पोस्टीरियर पोर्शन में SHH की सोनिक हेजर्स की एक्टिवेशन एक्सप्रेशन अब अकेले हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा ना ये चीज़। लेकिन फिर क्या होता है, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक, और एक पॉजिटिव फीडबैक लूप पे आ जाते हैं, मतलब एक दूसरे की डिपेंडेंट करते हैं, वो उसको सपोर्ट करता है, वो उसको। प्राइमरीली इन्वॉल्विंग जिरेम 1। और क्या होता है इनमें, जिरेम 1 मॉलिक्यूल है उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जिरेम 1 जो है GREM1, वो एंटीरियर भाग में भी, एंटीरियर पार्ट में भी एक्सप्रेस होता है और पोस्टीरियर पार्ट में भी। ठीक, पोस्टीरियर पार्ट के कुछ सेल्स में। ये चीज लिखे, anterior half of blastema and also in some posterior cells. Sonic hedgehog activates gremlin-1 in that in turn blocks BMPs। जो सोनिक हेजहॉग है, सोनिक हेजहॉग ग्रेमलिन 1 को एक्टिवेट करता है और वो BMP बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन जो भी पाथवेज हैं उनको ब्लॉक कर देता है, और thereby preventing BMP mediated inactivation of FGF8। और इसकी वजह से जो BMP mediated जितने भी पाथवे थे FGF8 के इनएक्टिवेशन के, वो बंद हो जाते हैं। While FGF8 blocks ETV and ETV4 and ETV5, और FGF8 ETV4 और ETV5 के जितने भी पाथवेज हैं वो ब्लॉक कर देती है, और रिप्रेशन ऑफ SHH को भी ब्लॉक कर देती है। ये सारे देखिए, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो जीन्स है, वो आपको नाम पता रहने चाहिए कि कौन कौन का है, इतना सारा है, ETV4 ETV5 ये सब तो सुनते रहिए ध्यान से और पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक, द पॉजिटिव फीडबैक लूप बिटवीन SHH एंड FGF सस्टेन्स ड्यूरिंग लिम्ब ग्रोथ। और ये जो पॉजिटिव लूप है SHH मतलब सोनिक हेजहॉग और FGF8 के बीच में, ये चलता रहता है पूरे लिम्ब जनरेशन के दौरान। However, with the advancement of limb growth, the level of FGF8 rises that in turn block JAM1 in the mesenchyme। लेकिन जैसे जैसे लिम्ब ग्रोथ होती रहती है तो FGF8 का जो लेवल है वो बढ़ता रहता है, और उसकी वजह से वो JAM1 को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, as long as the JAM1 can reach AEC, the FGF8 will be made and AEC maintained। जितनी देर में जो JAM1 है वो AEC के पास पहुंचेगा। देखिए, JAM1 एंटीरियर पार्ट में और पोस्टीरियर पार्ट में मौजूद है, लेकिन वो AEC के पास पहुंचना चाहता है, लेकिन AEC के पास एपिकल एक्टोडर्मल कैप में जितनी देर में पहुंचेगा तो FGF8 पूरी तरीके से बन चुकी होगी और AEC भी मेंटेन हो चुका होगा। However, after blocking of JREM1 by higher level of FGF8, JREM1 cannot reach the AEC। और इसी वजह से जो FGF का 8 क्या हो जाएगा, क्योंकि JREM1 ब्लॉक हो चुका है वहाँ से पहुँचने के लिए, और इसी की वजह से वो AEC में पहुँच नहीं पाएगा। At that time, the BMP bone morphogenetic protein block FGF synthesis, वो FGF की सिंथेसिस को बंद कर देगा। The AEC collapses and posterior mesenchymal region that acts JPA with no FGF to support it is terminated and the phase of limb regeneration ends। JREM1 क्या कर देगा, ब्लॉक हो जाएगा, वो फिर उसके बदले में FGF की सिंथेसिस को भी रोक देता है। इसकी वजह से जो AEC होता है वो कोलैप्स हो जाता है, और पूरा जो लिम्ब रिजनरेशन का प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। खत्म क्यों हो जाता है, क्योंकि अब पूरा का पूरा लिम्ब बन चुका है। ठीक है।
ये चीज़। अब दूसरा पॉइंट ये है कि द हॉक्स रीजन्स, क्योंकि हमने देखा था कि एंटीरियर पोस्टीरियर में पहले तो सोनिक हेजहॉग जरूरी है और कौन हॉक्स रीजन्स जरूरी है, ठीक है। इन्वॉल्व एपी, तो अब तक हमने सोनिक हेजहॉग और एफजीएफ की बात की। अब क्या हम बात करेंगे हॉक्स रीजन की, वो भी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस स्पेसिफिकेशन में इंपॉर्टेंट होती है। क्या रोल प्ले करती है कि the expression of sonic hedgehog also regulates the pattern of expression of Hawk's region। जो सोनिक हेजहॉग का एक्सप्रेशन है वो हॉक्स डी के एक्सप्रेशन के पैटर्न को रेगुलेट करता है कि वो किस तरीके से रेगुलेट होगी, एक्सप्रेस होगी। तो हॉक्स 9 इज एक्सप्रेस थ्रू आउट द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इन रीजनरेटिव। जो हॉक्स 9, क्योंकि एक सीरीज ऑफ जीन्स है, हॉक्स 9, हॉक्स 10, हॉक्स 11, ठीक। तो हॉक्स 9 जो होता है वो पूरे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में रहता है रीजनरेटिंग लिम्ब के दौरान। देन हॉक्स D10, हॉक्स D11, हॉक्स D12, हॉक्स D13 becomes distributed from relatively anterior to posterior end axis in the nested pattern, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी तो कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि बेसिक के लेवल तक इतना होगा। नाम हाँ लेकिन याद रखिएगा कि एंटीरियर पोस्टीरियर में कौन है, एसएचएच है, हॉक्स रीजन है। प्रॉक्सिमल डिस्टल में कौन है, रेटिनोइक एसिड, फाइब्रोब्लास्ट और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉक्सिमल डिस्टल वाला का, अभी हमने एंटीरियर पोस्टीरियर वाला देखा है। स्पेसिफिक प्रॉक्सिमल डिस्टल स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग लिम्ब रीजनरेशन। देखिए द इनिशियल पैटर्न ऑफ हॉक्स जीन्स एक्सप्रेशन इन रीजनरेटिंग लिम्ब इज नॉट सेम एज इन डेवलपिंग लिम्ब। यहाँ पे लिखा है जो इनिशियल पैटर्न होता है हॉक्स जीन्स के एक्सप्रेशन का, जो लिम्ब जनरेशन जब एम्ब्रियो का लिम्ब डेवलप कर रहा था तो उसी की जैसा ही नहीं रहता है जब रीजनरेशन होता है तब। However, the nested pattern of Hox A and Hox D gene expression characteristic of limb development is established as the limb regenerate। लेकिन बाद में शुरुआती में नहीं रहता, लेकिन बाद में वही पैटर्न अपना देता है कि किस तरीके से एक्सप्रेस होना है। The expression pattern of Hox A gene combinations is considered to indicate the order of specification। और यही जो Hox A gene की एक्सप्रेशन पैटर्न है वही उसको बताते हैं कि भाई उसको इंडिकेट करते हैं कि तुम्हें क्या करना है, किस एक्सिस पे किस स्पेसिफिकेशन में तुम्हें लिम्ब बनाना है, प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड में, ठीक, एक्सिस में। हॉक्स 9 है जो स्टाइलोपॉड बनाता है, ठीक। ये लिम्ब के ऐसे हिस्से हैं, ठीक, ऐसे इतना बड़ा लिम्ब है तो ये हिस्सा स्टाइलोपॉड, ऑटोपॉड, जाइगोपॉड ये है। तो हॉक्स 9 जो होता है वो स्टाइलोपॉड बनाता है, हॉक्स 11 जाइगोपॉड, जियोगोपॉड, हॉक्स 13 ऑटोपॉड आर एक्सप्रेस सीरियली इन प्रॉक्सिमल टू डिस्टल ऑर्डर। और ये लाइन वाइज प्रॉक्सिमल टू डिस्टल ऑर्डर में एक्सप्रेस होते रहते हैं। हॉक्स 9 एक्सप्रेस पर हॉक्स 9 पहले एक्सप्रेस होता है, पहला बनाता है स्टाइलोपॉड इन द इंटायर रीजन ऑफ ब्लास्टोमा। हॉक्स 11 नेक्स्ट इन प्रोस्पेक्टिव और ऐसे ही होता रहता है, ठीक। इसमें रेटिनोइक एसिड भी हमने देखा था, रेटिनोइक एसिड होता है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, हॉक्स जीन्स होते हैं। तो रेटिनोइक एसिड का क्या रोल होता है, रेटिनोइक एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन वुंड एपिडर्मिस। रेटिनोइक एसिड वुंड एपिडर्मिस में बनता है, सिंथेसिस होते हैं इसकी, एंड फॉर्म्स अ ग्रेडियंट अलोंग। ये एक्चुअली ग्रेडियंट बनाता है प्रॉक्सिमल डिस्टल। प्रॉक्सिमल के पास प्रॉक्सिमल वाला जो हिस्सा है उस वहाँ पे रेटिनोइक एसिड का ग्रेडियंट बहुत ही ज़्यादा होता है, फिर ग्रेडियंट घटता जाता है। ग्रेडियंट मतलब होता है ये डिफरेंस, ठीक। दिस आर ए ग्रेडियंट इज थॉट टू फैसिलिटेट, यही जो आर ए जो ग्रेडियंट है वही बताता रहता है कि उसे किस एक्सिस में लिम्ब रीजनरेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये होगा सैलेमेंडर में लिम्ब रीजनरेशन।